हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आपका जो 5 नंबर चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौती है ना, वो चल रहा है। देखिए, तो इसमें है ना, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े क्या थे, काला धन के बारे में, यानी काला धन से आप क्या समझते हैं, कर यानी टैक्स, कर कितने तरह के होते हैं। फिर पढ़े थे आप कैश मेमो, कर और शुल्क में अंतर पढ़े थे। आज हम लोग इसमें चर्चा करेंगे है ना कि लोकतंत्र में महिलाओं को लेकर के, है ना, लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को लेकर। ठीक है, जैसे कि देखिए, राष्ट्रीय मतलब केंद्र सरकार या हर राज्य की सरकार जो है महिलाओं में है ना जो निरक्षरता है उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा में जो बाधा उसको निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है ना। यानी कि सबसे पहले ये कहने का मतलब है कि इन लोगों को प्राथमिकता देने का प्रयास किया गया। आज देखिए उसमें है ना, उसका परिणाम क्या लेगा, मतलब महिलाएं आज पढ़ रही हैं है ना, जब मतलब धीरे धीरे इनका मतलब साक्षरता दर में मतलब वृद्धि होने लगा। और जब साक्षरता दर बढ़ने लगा महिलाओं को, मतलब महिलाओं का, तो क्या हुआ, देश में हर मतलब महिलाओं के लोग मतलब राजनीति में भाग लेने लगे। मतलब अगर हम बात करें देश में 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद जैसे जैसे इन लोगों में है ना निरक्षरता दूर होते गया, मतलब जैसे जैसे इन लोगों में मतलब कहने का मतलब साक्षरता की स्थिति आते गया, बढ़ते गया साक्षरता, वैसे वैसे है ना महिला लोग मतलब राजनीतिक में भागीदारी भी लेने लगी। जैसे अगर हम बात करें 15वीं लोकसभा का, तो 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद है ना महिलाओं की जो भागीदारी है लगभग वो 10% से अधिक है, 10% से अधिक। ठीक है ना, इससे पहले बहुत कम था 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद। लेकिन सरकार का जो सकारात्मक कदम है महिलाओं को लेकर के है ना, यानी कि पढ़ने लिखने को लेकर प्रोत्साहित करना, जागरूकता फैलाना है ना, इस तरीके से, तो उन सभी के कारण आज हुआ क्या है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना भूमिका निभा रही है ना। जैसे उसके बाद कहा गया संसद में महिलाओं को लेकर के 33% आरक्षण देने का बिल पारित नहीं हो सका था उस समय, है ना। जिससे मतलब कहने का मतलब, लेकिन महिलाओं ने साक्षरता दर में वृद्धि होने के साथ ही अपने दम पर भारत को है ना विकसित देशों के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। मतलब आज महिलाएं राष्ट्र की प्रगति के लिए पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रही है। खेती बाड़ी से लेकर के यानी घरेलू काम से लेकर के वायुयान उड़ाने तक का काम कर रही है। इसके बावजूद है ना यह मतलब कहने का मतलब है शोषण के शिकार होते जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका बढ़ोतरी हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था हो, मुखिया, सरपंच, वार्ड है ना, सब जगह चुनी जा रही हैं। ठीक है, परिवार के पुरुषों में प्रभाव कमी होते जा रहा है। तो इन सब के कारण कहा जाता है मतलब महिलाएं अपने मतलब देखिए, जैसे होता क्या है कि देखिए गांव देहातों में तो है ना महिला भले ही उम्मीदवारी मतलब महिला उम्मीदवार भले ही हो, लेकिन उनका जगह शासन कौन करता है, चाहे तो उनके पति, नहीं तो उनके पुत्र। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि यह प्रत्यक्ष रूप से समझिए भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है। यानी कि जो मतलब जिस महिला का चुनाव प्रधान के लिए हुआ है ना, वे भी है ना मतलब प्रधान देखे होंगे है ना, तरह तरह का वेब सीरीज आ रहा है, तो उसमें तो प्रधान को लेकर के जिस महिला का चयन हुआ है ना, या मान लीजिए जिस महिला का चयन वार्ड के रूप में हुआ, मुखिया के रूप में हुआ, विधायक के रूप में हुआ, लेकिन चयन भले महिला का हुआ है, लेकिन शासन मतलब उनके जगह पे काम कौन कर रहे हैं, उनके पति या उनके पुत्र। तो ये भी भारत के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती है, क्योंकि हम जिसको चुन रहे हैं, जनता जिसको वोट दे रहा है, उनको ही रहना चाहिए है ना। जैसे आप पंचायत में देखे होंगे मंजू देवी के स्थान पे उनके है ना पति शासन कर रहे हैं, तो ये भी भारत के लिए चुनौती एक तरह का है ना। तो लगभग कहने का मतलब है कि गांव के है ना पंचायतों में आज हर जगह महिला निर्वाचितों का संख्या बढ़ रहा है, महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ रहा है, लेकिन उनके जगह काम दूसरा कोई कर रहे हैं। तो भारत के लिए भी चुनौती है, लेकिन फिर भी है ना कोई बात नहीं है। लेकिन मतलब कहने का मतलब इससे जागरूकता तो बढ़ रहा है ना। अब आने वाले दिनों में जो मतलब जो पढ़ी लिखी पीढ़ी जो आगे बढ़ रहे हैं है ना, वो लोग तो अपने से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज देखिए भारत के संदर्भ में हमने कई तरह का चुनौती देखा, जैसे जातिवाद, परिवारवाद है ना, पीछे देखिए वंशवाद है ना, उसके बाद देखिए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, आर्थिक अपराध के रूप में काला धन, कैश मेमो, टैक्स, ये सब समस्या देख लिए। ठीक है, तो हमारे देश में देखिए, हमारे देश में भारत में 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी राजनीति में कितना परसेंट है, 10% से अधिक। आप याद रखिएगा 10.55%, सॉरी 10.55%। ठीक है, लगभग 11% करीब कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम यही बात करें ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, ब्रिटेन की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी है ना, तो ब्रिटेन की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कितना है, 19.3%,
3%। उसके बाद अगर हम बात करें अमेरिका, तो अमेरिका आपका हो जाता है ठीक है, अमेरिका में हो जाता है 16.3%। उसके बाद अगर हम बात करें इटली का, तो इटली में आपका 16.01% है, इटली 16.01%। इसके बाद अगर बात कीजिएगा है ना आयरलैंड, तो 14.2%, आयरलैंड 14.2%। और अगर हम बात करते हैं फ्रांस का, तो फ्रांस होता है 13.09%। यानी कि आप सोच के देखिए है ना, अमेरिका ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में है ना, मतलब महिलाओं का भागीदारी मात्र 16% है, 19% है। ठीक है, तो भारत भी तो कोई मामले पीछे नहीं है इन लोग से, है ना। भारत तो बहुत ज़्यादा पिछड़ा देश है उन लोगों की तुलना में, तो भारत में महिलाओं की भागीदारी भी ठीक ठाक परसेंटेज पे आ गया है, और अब मतलब अब धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, एक कमने वाला बात नहीं है ना। अगर हम बात करें बिहार का, तो देखिए बिहार में वंशवाद, जातिवाद, परिवारवाद का ज़्यादा बोलबाला यहाँ पे है ना। यहाँ पे कहने का मतलब है भारत के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी स्वस्थ लोकतंत्र एकदम स्थापित है, यानी कि बिहार में एक बढ़िया लोकतंत्र का व्यवस्था कायम है। इसके बावजूद यहाँ पे कई तरह का चुनौती है, जैसे बताएं अभी भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद जैसी कई तरह की बुराइयाँ यहाँ पे निर्णायक भूमिका निभाता है। ये सब लोकतंत्र की चुनौती ही है ना। यानी जैसे देखते ही है कि मतलब मान लीजिए किसी जनप्रतिनिधि के मृत्यु या निधन हो गया है ना, या किसी कारण से अपना उनका पद खाली हो गया, तो एकदम फिक्स है कि उनके किसी परिजन का ही चुनाव टिकट दिया जाता है, भले उनके पार्टी में अगला व्यक्ति कितना ही योग्य क्यों ना हो, कितना ही अनुभवी क्यों ना हो, लेकिन टिकट किसको मिलेगा, तो बस जो मरे उनके बेटे को, जो हटे उनके बेटे को, बहू को, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सब चीज़ बिहार के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है ना। सभी बिहार विधानसभा चुनाव है, तो इसमें देखिए है ना, मतलब जाति बिहार में तो एकदम मैटर करेगा ही करेगा, है ना। बिहार कहते हैं परिवारवाद, जातिवाद, मतलब राजनीति बिहार से ही शुरू है, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, अभी के दिनों में है ना बिहार में देखिए मतलब विधानसभा के चुनाव में लगभग आपको हर जगह अपने अपने जात को लेकर लोग बढ़ावा देते हैं, लेकिन है ना जो मतलब कहने का मतलब सकारात्मक तरीके से अगर हम सोचे है ना, तो मतलब चुनाव जो होता है निष्पक्ष करना चाहिए। ठीक है, यानी कि अपने प्रतिनिधियों का, अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव निष्पक्ष नहीं करेंगे तो आगे चल के मतलब वही 5 साल फिर इधर से उधर, उधर से इधर आते रहेंगे लोग, है ना। गठबंधन पे सरकार बनेगा, यानी कि जनता को सोचना चाहिए है ना कि मतलब एक हम मतलब निष्पक्ष सही काम करने वाले व्यक्ति का चयन कर सकें। ठीक है, अगर मान के चलिए अगर हर व्यक्ति, एक नेता अपने परिवार को आगे बढ़ाए है ना, अपने परिजन को किसी को टिकट बार बार देते रहे, तो बिहार में बहुत सारे योग्य पुरुष पड़े हुए हैं, है ना, जो राजनीति को भली भांति समझते हैं, जनता के विकास की विकास की बात को विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कहा जाता है कि मतलब महिलाएं आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन उनके जगह अभी के दिनों में है ना उनके मतलब हस्बैंड या उनके बेटे लोग काम कर रहे हैं, ये भी लोकतंत्र की चुनौती है। बिहार में जातिवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये सब क्या है, लोकतंत्र कमियों को दर्शाता है। तो इन सबको हटाना है तो सब लोग को शिक्षित ही करना होगा, है ना, क्योंकि शिक्षित समाज ही एक अच्छे समाज का या विकसित समाज का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके अलावा है ना मतलब देखिए परिवारवाद, जातिवाद, देखिए ये लोग वोट बैंक एक तरीके से हैं। एक नेता जिस जाति से हैं समझिए उनका बड़ा वोट बैंक उनके ही जाति के लोग हैं। ठीक है, और इस तरह से मतलब बिहार के नेता और बिहार के दल भी काफ़ी परेशान हैं। अब जो मान लीजिए विकास करने के दृष्टिकोण से यहाँ आते हुए वो भी इससे कोई चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि सबको सत्ता चाहिए, शासन तो सबको करना है यहाँ पे, है ना, मुख्यमंत्री हर व्यक्ति को बनना है। ठीक है, लेकिन इसी बीच में यहाँ पे लूट, भ्रष्टाचार है, अपराध है, अफसरशाही है, लूट तंत्र है, बिहार देखते हैं आर्थिक पिछड़ापन भी है, शिक्षा का भी यहाँ थोड़ा बहुत अभाव है, अभी प्राकृतिक आपदा भी वही है, नारियों की खराब स्थिति, ये सब मतलब बिहार की कमियों को दर्शा रहा है। इन सबको सुधारना है तो एक अच्छे जनप्रतिनिधि का चयन करना होगा, जो है ना एक मतलब हर व्यक्ति के वोट से होगा, है ना। जब तक सब लोग बटे हुए रहेंगे तब तक तो कुछ होना ही नहीं है। ठीक है, तो बिहार के राजनीति में परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार ये सब समस्या के रूप में है। ठीक है, इसमें आपका देखिए जैसे कहने का मतलब है, अगर हम बात करें इसको सुधारने को लेकर के पूरे भारत में, तो है ना अगर हम सुधारने की बात को लेकर मैंने जो चुनौती है लोकतंत्र का, तो इसमें सबसे पहले सरकार को कानून बनाना चाहिए, है ना। अगर सभी देशों की चुनौती एक जैसी नहीं है तो मतलब कहने का मतलब देखिए हर देश में लोकतंत्र का चुनौती अलग अलग है। जैसे भारत में क्षेत्रवाद, परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, ये सब है। जैसे बोलीविया में देखे थे, है ना, पानी की कीमत, उत्तरी आयरलैंड में धर्म को लेकर के, ठीक है, श्रीलंका में भाषा को लेकर के,
ठीक है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है ना, सऊदी अरब में धार्मिक अनुमति को लेकर के है, तो हर जगह हर क्षेत्र में लगभग कहने का मतलब है हर देश में जब चुनौती अलग अलग हो सकता है तो उसका समाधान भी अलग अलग निकालना पड़ेगा, है ना। जैसे भारत में परिवारवाद जातिवाद प्रमुख है चुनौती, तो सरकार को इसके मतलब इससे संबंधित कानून बनाना चाहिए, ठीक है। हर राष्ट्रीय स्तर के कुछ सुधार प्रस्ताव बना सकते हैं, है ना। लेकिन असल उस पर अमल तो मतलब जनता को ही करना है ना, कैसे लोग वोट दे रहे हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है सावधानी से बनाए गए जो कानून हैं, है ना, वो कामकाज को प्रोत्साहित भी करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए प्रमुख अगर हम बात करें इसमें, तो सबसे बड़ा सुधार राजनीतिक दल के लोग ही कर सकते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता, दल, आंदोलन, ये सब नागरिक के द्वारा ही हो सकता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि मतलब, है ना, एक तरीके से पूरा का पूरा चीज़ राजनीतिक दल पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं हम लोग, है ना, साथ जनता के वोटों पे, ठीक है। तो इस तरीके जैसे मतलब कहने का मतलब है जनसंख्या नियंत्रण भी इसमें एक बड़ी बाधा है ना। तो सरकार को ऐसा भी कानून मतलब जनसंख्या को नियंत्रित करने का भी कानून बनाना चाहिए। राजनीतिक कार्यकर्ता को अच्छे काम के लिए बढ़ावा देना चाहिए लोगों को, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो नेता लोग हैं सब, है ना, उन्हें जनता को लगातार जागरूक करते रहना चाहिए, लोकतंत्र को विकसित करने का काम करना चाहिए, भले ही पार्टी चाहे कैसी भी हो, है ना। यानी कहने का मतलब है कि एक तरीके का मतलब स्थिति कैसा भी हो, जनता को हर स्थिति में मतलब हारे या जीते जनता को जागरूक करते हुए चलना चाहिए, जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए, है ना। एक सूचना का अधिकार देख रहे हैं, सूचना का अधिकार जो कानून है यह क्या कहा जाता है, लोकतंत्र का रखवाला कहा जाता है इसको। क्यों? क्योंकि ये जो सूचना का अधिकार कानून है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है, क्योंकि सूचना के अधिकार के तहत हम लोग किसी भी सरकारी में मतलब किसी भी सरकारी कार्यों में मतलब सरकारी कार्यों के बारे में जानने का अधिकार हमें है ना, कितना बजट है, कितना क्या है, ठीक है। तो लोकतांत्रिक सुधार पूरा का पूरा राजनीतिक दल के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर जिस देश में राजनीतिक दल काफ़ी ज़्यादा निष्पक्ष होंगे, है ना, मतलब काफ़ी अच्छे होंगे, तो समझिए वहाँ का विकास ठीक ठाक होगा, ठीक है, वहाँ पे कामकाज ठीक होगा, ठीक है। तो एक सूचना का अधिकार कानून के द्वारा, है ना, राजनीतिक दलों के द्वारा समझिए लोकतंत्र की चुनौतियों को सुधारा जा सकता है, समझ गए। इसमें आपको सुधारों के प्रस्ताव में लोकतांत्रिक आंदोलन होना चाहिए, है ना, जो नागरिक संगठन है, मीडिया पर भरोसा करने वाले उपायों की सफल संभावना नहीं, मीडिया को भी मतलब निष्पक्ष होकर अपना न्यूज़ देना चाहिए, है ना, बिकाऊ मीडिया नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो लोकतंत्र में चुनौती तो बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन इसको दूर करने का प्रयास जनता और राजनीतिक दल अगर मिलकर करे तो सारा चीज़ संभव जरूर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौती क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और अब जो है इसमें आपका क्या है पूरा मतलब जो आपको पांचों चैप्टर था आपको बता दिया गया है। अब आपका इसमें जो नोट्स है ना, सारा का सारा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ऐसे 2-3 चैप्टर तक डाला ही गया था और आपको आगे भी इसका सारा नोट्स कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम के चैनल पे, वहाँ पे आप है ना जा करके मतलब आप नोट्स बना सकते हैं और बाद में आपको इसका रिवीजन भी कराया जाएगा, ठीक है। और साथ साथ इसका जो ऑब्जेक्टिव डिस्कशन होता है, जितना क्वेश्चन चैप्टर वाइज आता है आपको इसमें बताया जाएगा, है ना, ठीक है। इससे आपको मतलब आगे टाइम भी बताया जाएगा कब आपका चैप्टर का माने चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन होगा, कब आपको रिवीजन कराया जाएगा, है ना। इसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक भी इसमें कराया जाएगा, जितना क्वेश्चन पूछा गया है ना। और एक बार आपको मतलब टेलीग्राम पे है ना लगभग आपको सारा का सारा ऑब्जेक्टिव जितना पॉलिटिक्स से पूछ सकता है 5 चैप्टर से वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव। पहले आप नोट्स बनाइए इसका अच्छे से, है ना, आपको उस पर ऑब्जेक्टिव भी डाला जाएगा और उतना से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव याद भी नहीं करना, उतना से बाहर आता भी नहीं है, ठीक है। तो इसको जल्द ही मतलब है ना रिवीजन के तौर पे है ना अगला वीडियो आपको बनाया जाएगा, उस पर आपको टाइमिंग और डेट है ना मतलब नोटिफिकेशन में दे दिया जाएगा, ठीक है।